हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद में जो मीडिएशन हो रहा है यूएस और ईरान के बीच में। इसी बीच देखा गया है कि जेडी वेंस आज इस्लामाबाद टॉक्स के लिए अराइव्ड हुए हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पे आसिम मुनीर के साथ जेडी वेंस को देखा गया है। दोस्तों, इसी बीच ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। जब जेडी वेंस वहाँ पे लैंड हुए उसी समय का लगभग ट्वीट है ट्रंप का, कि ईरानियंस को के पास में कुछ कोई और कार्ड नहीं है। उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि उनके पास में कोई कार्ड नहीं है। बस एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक कार्ड है ईरान के पास, जिससे कि वो नेगोशिएट कर पा रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ है कि ट्रंप को ईरान ने एक अपने पास में जो जियोग्राफिकल लोकेशन का जो एडवांटेज है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, उससे झुका लिया है ट्रंप को। दोस्तों, इसी बीच एक न्यूज़ निकल के आई थी कि यहाँ पर मीडिएशन के बीच में यहाँ पर ईरानी फोर्सेस ने देखा कि यूएस का एक नेवी शिप स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो टटोल रहा था कि ईरान ने जो लैंड माइन्स हैं वो कहाँ पर बिछा रखी हैं। क्योंकि ये देखा जा रहा था जब वो मीडिएशन के लिए ईरान वहां पर जा रहा था और जेडी वेंस आ रहे थे, तो यूएस ने एक शर्त रखी थी कि जब तक ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से खाली नहीं करता है तो हम टॉक नहीं करेंगे। तो ईरान ने ये साफ मना कर दिया, तो ट्रंप को अपना मुंह तो अमेरिका में किसी तरह दिखाना ही था ना। तो उन्होंने प्रोपोगंडा चला दिया कि ईरान की जो लैंडमाइंस है वो बिछा के है ना, वो गुम हो गई हैं। उन्होंने बिछा के वो उनको मिल नहीं रही है, वो समुद्र में कहीं बह गई। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉग्स फाइल्स मेंटेन करी जाती है, उनकी लोकेशन मेंटेन करी जाती है। और ईरान ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि उन्होंने अगर ये भी बोल दिया कि लैंड माइंस हो गई हैं, बिकॉज वो चाहता है कि जो जितने भी नेवी शिप गुजरे ना, या फिर जितने भी शिप्स गुजरे हैं ऑयल के, वो ईरान के पास से होके गुजरे, जिससे कि वो अब आने वाले टाइम में ना टोल वसूल कर सके उनसे। तो ईरान ने भी ये बोल दिया है कि हम आ तो रहे हैं। जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम आ तो रहे हैं टॉक करने के लिए, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये शिप को देखा गया है, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम अगर आ रहे हैं, लेकिन हमको ना यूएस पे भरोसा नहीं है। जब ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूएस शिप को वहां पे देखा, तो उसी बीच में ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत तेहरान को मैसेज भेजा कि यूएस का जो शिप है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की कोशिश कर रहा है। तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर जैसे ही उन्होंने यहाँ पे फोर्सेस ने तेहरान को मैसेज भेजा, तेहरान से वो डायरेक्ट यहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को गया मैसेज, जो कि इस्लामाबाद में टॉक कर रहे थे। और इस्लामाबाद में टॉक करने के दौरान उन्होंने ये अमेरिका को संदेश दिया थ्रू दी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कि जल्दी से जल्दी अगर यूएस शिप को बोला जाए कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दूर हट जाए। अगर वो नहीं हटता तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर यूएस शिप को उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या स्टैंड रखा है ईरान ने। इससे ये देखा जा रहा है कि ईरान इस नेगोशिएशन में हार्डली नेगोशिएट कर रहा है यूएस से। और यूएस की जो स्ट्रेटेजी थी कि हम बातचीत के बहाने टटोल लेते हैं, कि उन्होंने लैंड माइंस, क्योंकि उन्होंने क्या है, ईरान ने एक साइकोलॉजिकली वॉरफेयर करा है कि उसने कोई 100 लैंड माइंस नहीं बिछाई है। उसने 10 या 12 के करीब लैंड माइंस कहीं बिछा रखी होंगी। और वो क्या कर रहा है, आपने सुना होगा कि कितने लैंड माइंस से जहाजों को नुकसान पहुंचा। बहुत कम या हुआ ही नहीं नुकसान। ज्यादातर नुकसान हुआ है या तो ड्रोन अटैक करा ईरान ने, या फिर कोई मिसाइल अटैक करा, वहां पे ऑयल शिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, जो ईरान के जो पास से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स जब गुजर रहे थे, तो तब ऐसा घटना देखने में आई थी। लेकिन एक भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली कि यहाँ पे लैंड माइन से कोई अटैक हुआ है। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजिकली वॉरफेयर भी ईरान खेलना चाह रहा था कि हम लैंड माइन्स बिछा के ये अफवाह भी फैला देते हैं कि हमने पूरी जगह लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। तो यही टटोलने के लिए यूएस का ये नेवी शिप जा रहा था। तो इसी बीच इनकी जो प्लानिंग है वो फेल करता हुआ ईरान ने तुरंत बोला कि अगर 30 मिनट के अंदर खाली नहीं करा तो हम इस शिप को उड़ा देंगे। दोस्तों, इसी बीच न्यूज निकल के आई कि यूएस का जो ड्रोन है, 8 के करीब इस महीने के अंदर अंदर ड्रोन, और आज ही एक ड्रोन भी जो है यूएस का, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास से गुजर रहा था। और इसी बीच इसका लिंक टूट गया यूएस की जो कमांड फोर्सेज है वहां से,
दोस्तों इसकी एक खासियत होती है कि निगरानी करने के लिए इसमें एक तो 360 डिग्री वाइड जो होता है वो एंगल होता है, वो पूरी तरीके से निगरानी रख सकता है उस जगह के लिए। और ये 24 घंटे या 24 से 48 घंटे तक ये हवा में उड़ सकता है, और लगभग काफी ऊंचाई तक 5,000 से 6,000 फीट और इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक ये आसमान में उड़ सकता है। इसको देखने का बहुत कम ही स्थिति ऐसी होती है कि रडार के डिटेक्ट में आता है। और ये देखा गया कि ईरान ने इसकी जो है रडार्स ब्लॉक करके यहाँ पे इसको काबू में करके ईरान की ओर मोड़ लिया, या तो उस पर अटैक कराए या फिर इसको काबू में करके ईरान में उतार लिया है। ऐसे करके यूएस के 8 जो रैप्टर ड्रोन्स हैं, अप्रैल के महीने में 8 रैप्टर ड्रोन्स जो गायब हो चुके हैं यूएस के। और ये यूएस की टेक्नोलॉजी है वो ईरान ले लेगा, उनके पास में अपनी ड्रोन तो टेक्नोलॉजी है ही, और इसके अलावा जो ये सर्विलियंस ड्रोन्स है वो भी अब वो यूएस से देख देख के रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना सकता है। और दोस्तों इसराइल की जो मिलिट्री है उसने तो लेबनान में बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। और इसी बीच में ईरान ने ये बोल दिया है कि हम नेगोशिएट तभी ही करेंगे, अगर हम ये नेगोशिएट जो आप कर रहे हैं हमसे, ये हम तभी मानेंगे कि पहले लेबनान पे हमला रोका जाए। ऐसा नहीं कि ईरान का दायां हाथ तुमने जब काट दिया गाजा के अंदर, तो अब तुम बायां हाथ भी काटोगे, और धीरे धीरे फिर तीसरी बार में तुम ईरान के पास आओगे। तो दोस्तों ईरान इस स्ट्रेटेजी को समझ गया है कि गाजा में जो आतंक मचाया था इसराइल ने, लाखों कितने बच्चे जो हैं वो मार दिए, और कितने लोग वहां से प्रतिस्थापित हो गए दूसरी जगह पे, और वो अपना जो है वो एरिया बड़ा करना चाहता है। वो इसराइल की यही रणनीति रही है शुरू से, और अब वो लेबनान पे अटैक कर कर हिजबुल्ला को खत्म करने के बहाने वहां की जो है जमीन भी कब्जाना चाहता है। तो ईरान ने बोला है कि हम नेगोशिएशन टेबल पे तभी आएंगे और तभी आपसे वार्तालाप करेंगे कि पहले आप लेबनान पे हमला रोको, इसराइल से कहो लेबनान पे हमला रोके। इसी बीच ये न्यूज देखने को आ रही थी कि इसराइल ने तभी अटैक कर दिया लेबनान पे। तो पाकिस्तान ने इसमें कम्युनिकेशन जो निभाया है वो बहुत गलत निभाया है, कि पाकिस्तान ने यूएस को तो बोल दिया हाँ भाई बात हो गई, हम 10 शर्तें मान रहे हैं, उसमें लेबनान हटा रहे हैं हम। और ईरान को ये बोल दिया कि हमने लेबनान को भी शामिल करा है शर्तों में। तो इस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो गया, और इसराइल ये कभी नहीं चाहता कि वो लेबनान को ये इस कंडीशंस में रखे जो ईरान दे रहा है। अब वो लेबनान पे कंटिन्यू अटैक करना चाहता है। दोस्तों इसी बीच मैं आपको एक बात बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में ही एक ट्वीट किया था कि ईरान वॉर तो कभी नहीं जीत सकता, लेकिन ईरान कभी नेगोशिएशन में हार भी नहीं सकता। वो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है। लेकिन वो जो भी टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, उसकी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, दोस्तों ये सब वो अच्छे से जानते हैं कि एक हार्ड नेगोशिएशन से पहले एक वो ट्वीट कर देते हैं कि जिससे कि मैं दूसरी कंट्री को झुका सकूं। ऐसा कोई वो परमाणु बम नहीं मार सकते, अगर वो मार देंगे तो उससे वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। चाइना और रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर कंट्रीज हैं। तो अगर ऐसा ही यूएस करता है तो रशिया भी यूक्रेन पे ऐसा एक्शन कर सकता है, जिससे कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे भी कियोस मच जाएगा, और वो उसकी आग यूएस तक पहुंचेगी, तो पूरा विश्व ही इसमें पूरा फंस जाएगा। दोस्तों इस बीच एक और न्यूज निकल के आ रही है कि चाइना जो है वो अपने वेपन्स को सेंड कर रहा है शिपमेंट के जरिए। ये अभी अभी एक न्यूज निकल के आई है, चाइना भी वेपन्स की सप्लाई कर रहा है ईरान को पीछे से। रशिया तो कर ही रहा था, रशिया उसको लोकेशंस भी प्रोवाइड कर रहा था कि कहाँ कहाँ, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरेबिया में। और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो यूएस के लगे हुए थे, थार मिसाइल सिस्टम लगे हुए थे इसराइल के, तो वो उड़ा ही चुका है आयरन डोम सिस्टम्स को, और वहां पे इसराइल में सटीक हमले कर पा रहा था वो ईरान। और यहाँ पे यूएस की जो पैट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम है उसको भी उसने काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वो कुवैत में और ये सऊदी अरब में जितनी भी अरबिक की कंट्रीज हैं वहां पे उसने बहुत जम के आक्रमण किया। और हालांकि कल या परसों ये न्यूज भी निकल के आई थी कि ईरान डिसैलिनेशन प्लांट पे भी हमला कर सकता है उनके, अगर यूएस अपने नेगोशिएशन में ईरान को कुछ पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो वहां पे हमले करेगा। और वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स में हमला करेगा, यूएस की जितनी भी एप्पल गूगल कंपनीज हैं, यूएस की सब जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सबको नष्ट करने वाला था वहां पे। तो इसी बीच जेडी वेंस को आना पड़ा टॉक करने के लिए। दोस्तों ये न्यूज जो है वो बहुत बड़ी निकल के आई है कि चाइना जो है अब रशिया के साथ, चाइना भी ईरान में
अपने आर्म्स एंड एमिनिशन सप्लाई करता है। अगर ये ऐसा करता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। और जो यहाँ पे मुस्तफ़ा खामनेई है दोस्तों, मुस्तफ़ा खामनेई जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। और ये देखा जाए, मुस्तफ़ा खामनेई जो है वो एक कट्टर नेगोशिएशन टेबल पे, जो ये एक कट्टर नेता रहे हैं, इनके जो पिता रहे हैं वो अलीतुल्ला खामनेई जो रहे हैं वो काफी सॉफ्ट माने जाते थे, लेकिन मुस्तफा खामनेई एक हार्ड नेगोशिएटर हैं और इन्हीं की वजह से ही ये नेगोशिएशन हो भी रहा है। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची ने इनको समझाया था कि थोड़ा सा हमें भी नेगोशिएट कर लेना चाहिए, हम एडवांटेज पे हैं तो हमें नेगोशिएट कर लेना चाहिए यूएस के साथ। तो ये मान तो गए, लेकिन ये एक हार्ड नेगोशिएटर है। अगर यूएस इनकी बातों को नहीं मानता, इन्होंने 10 मांगे रखी हैं कि हम अपना यूरेनियम है वो एनरिच करेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते, लेबनान पे आपको हमला रोकना होगा, यूएस जो है अपने आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे अरब कंट्रीज हैं, वहां पे से अपनी नेवी को हटाए और अपने जो जितने भी उसने एरोप्लेन्स वहां पे बैठा रखे हैं ईरान को मारने के लिए, वो सारे वहां से हटा दे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं ये। और अगर ऐसा ही रहा तो यूएस को ये बातें इनकी माननी होंगी, क्योंकि यूएस में अब मिड टर्म इलेक्शन है दोस्तों, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। और डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा ये क्षति पहुंचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब कह तो रहे हैं कि ईरान जो है हम उसको मिटा देंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी मिट सकते हैं नवंबर में, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप में इम्पीचमेंट मोशन आ गया, अगर इम्पीचमेंट मोशन आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिर गई, तो रिपब्लिकन की सरकार गिर सकती है सेनेट के अंदर। और उसके बाद में डेमोक्रेट सरकार आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अगर जैसे ही ये सरकार से हटेंगे तो एप्स्टीन फाइल खुलेगी, एप्स्टीन फाइल खुलते ही इनका सारा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा और ये जेल की हवा खाएंगे। तो ऐस इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पे भी काफी प्रेशर है कि हम इसको नेगोशिएट कर लें और एक यहाँ से पतली गली से निकल जाएं और अपना जो वर्ल्ड की जो दूसरी दूसरी कंट्री है वो टैरिफ टैरिफ खेलें बाद में। टैरिफ टैरिफ ये शुरू से खेलते आए थे, वो सबके साथ टैरिफ खेल रहे थे। यहाँ इंडिया पे टैरिफ लगा दिया कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, ईरान से पहले हमने ऑयल खरीदना बंद करवा दिया इन्होंने। तो दोस्तों, अब हमें आने वाले टाइम में वैसे ऑयल खरीदने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हमको इस वॉर से सीखने को मिला है कि अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हमने अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं बनाया तो हम आने वाले टाइम में अपनी कंट्री को पैरों पे खड़ा नहीं कर पाएंगे। और हमने अब सेकंड स्टेज, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बात करी थी, कि अपने अपना सेकंड स्टेज थोरियम पावर प्लांट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिए है। और थोरियम के हमारे पास अबंडेंस है, हमारे पास लगभग 8.5 लाख टन थोरियम है। विश्व का 25% थोरियम माना जाता है ये। और 8.5 लाख टन थोरियम से हम लगभग 400-500 सालों तक अपनी अनलिमिटेड ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। और उसी को ही हम कारों में और ये एआई डेटा सेंटर्स में सब में यूज कर सकते हैं। हमको कोई ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बल्कि जो है वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज है, इंडिया इज गोइंग टू बी नेक्स्ट एनर्जी सुपर पावर। और ये ऐसा पॉसिबल है और ये आने वाले 10-15 सालों में हो सकता है कि हम एनर्जी पे इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।